प्यारे बच्चों, जब कोई आपकी प्रेज करे कि जैसे आपका डीपी बड़ा स्मार्ट है, आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है, इससे कभी खुश नहीं होते। प्रेज करने वाला अपना कोई फायदा देख रहा होता है। कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो और वो भी जानते हैं, पर दोनों ही अनजान बन के रहते हैं। बच्चों, अगर कोई आपकी प्रेज करे कि तुमने इस बार मार्क्स अच्छे लिए हैं, अगली बार इससे भी अच्छे लेना, अब हम कुछ दिन बात नहीं करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, वही सच्चा दोस्त होता है। बाकी सब टाइम पास है। तो आओ बच्चों, इस बात को ध्यान रखते हुए आज के बाद आप 15 से 16 घंटे पढ़ना, सबको छोड़ देना और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, 11th फिजिक्स का एक और अच्छा चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसका नेम है वर्क एनर्जी पावर। ओहो, आप पूछेंगे सर इसमें आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? तो बच्चों देखो, मैं इसमें जो पढ़ाऊंगा ना, आजा वो देखो आगे ना, वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद स्प्रिंग्स। बच्चों 4 मेजर सेक्शन में से कवर करेंगे। इसका फर्स्ट सेक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है वर्क। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं वर्क। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा था अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे, तो पहले वर्क को क्लासिफाई कर लें। बच्चों तुम्हें बताऊं एक बात, आपको नीट में जाना हो, जेई में जाना हो, जहां भी जाना हो बच्चों, टॉपिक को क्लासिफाइड पढ़ा करो। इसलिए मैं क्लासिफिकेशन हमेशा बताता हूं कि हम एक मेंटल फ्रेम बना पाए बच्चे का कि कहां कहां और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों आप मुझसे पूछोगे वर्क में सर आप क्या क्या पढ़ा दोगे? देखो बच्चों, वर्क में सबसे पहले मैं वर्क कवर करूंगा, वर्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद बच्चों मैं कवर करूंगा इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो आप पूछोगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव? बच्चों यहां देखना जरूरी है। सबसे पहले हम करेंगे एफ डॉट एस वाले ऑब्जेक्टिव। सेकंड करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन एफ डॉट एस, जिसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट एस वाले। थर्ड बच्चों हम करेंगे रोड प्लस चेन। वो होती है ना चेन खींचने वाले डायग्राम देखेंगे, ऐसे ऐसे चेन वाले क्वेश्चन करेंगे। कहना अच्छा सर मजा आ गया। तो फोर्थ में करेंगे बच्चों इसमें ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, ऐसे ग्राफ बने हुए आएंगे बच्चों, कभी एफ एक्स ग्राफ, कभी वीटी ग्राफ, उससे वर्क पकड़ना सीखेंगे बच्चों। उसके बाद लास्ट हम इसमें आ जाएंगे बच्चों पुली बेस्ड क्वेश्चन। ये एक सेक्शन है बच्चों जो हम कवर कर रहे हैं। कहना सर अच्छा, अभी वर्क खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी खुश मत हो, फिर आपका लेवल इंक्रीज होगा बच्चों। उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। इधर बच्चों हम सबसे पहले कवर करेंगे बच्चों, पता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा बच्चों आपको मैं। सेकंड हम इसमें कवर करेंगे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम पे बच्चों 2 तरह के ऑब्जेक्टिव करेंगे, एक बुलेट प्लस प्लैंक वाले। ये होता है ना ऐसे प्लैंक बना हुआ, गोली मार दी, गोली आर पार होगी, बुलेट आर पार होगी। कहना अच्छा ऐसे करोगे। एक बच्चों एयर ड्रैग वाले, बॉल हवा में गिरी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कहना अच्छा सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद बच्चों जैसे ही खत्म होगा फिर हम करेंगे बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन के केसेस पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम करेंगे लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम। जब ये सारा कुछ हो जाएगा बच्चों, उसके बाद लास्ट में आती है जेई की प्रॉब्लम, है ना, वर्क डन इन प्लेन पढ़ेंगे बच्चों, अपन बहुत एक्स्ट्रा प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों हम इसका स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट वाला केस कि वर्क क्या होता है और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम वर्क को समझते हैं। पता है बच्चों वर्क को हम टोटल 4 टाइप से समझेंगे। मैंने अपने तरीके से बना रखा बच्चों को जल्दी समझाने के लिए। कैसे? देखो बच्चों पहले हम समझेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, उसमें क्या यूज करना है आपको। थर्ड में बच्चों समझेंगे वर्क डन इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, और फोर्थ में वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट टाइप समझते हैं, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स समझ जाते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों जैसे बच्चों ये ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इस पे एफ फोर्स थीटा एंगल पर लगाया, उससे ये ब्लॉक मूव करेगा। मान लेते हैं बच्चों ब्लॉक मूव कर गया एस डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में बच्चों वर्क डन लिखा हुआ है, देखो आपके सामने एफ डॉट एस, ये लिखा हुआ है इस डायग्राम के सामने एफ डॉट एस लिखा हुआ है। ये जो एफ डॉट एस है ना बच्चों, एफ यहाँ फोर्स वेक्टर है, एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। जब हम पढ़ते हैं ना ए डॉट बी तो ए बी कोस थीटा, इसलिए एफ डॉट एस को जब डॉट हटाएंगे तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है एफ एस कोस थीटा। तो इसका मतलब जब कभी किसी बॉडी पे हम थीटा एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। एक जनरल फार्मूला हो गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि वर्क यहाँ थीटा पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में थीटा कितना है। कहना हाँ सर करता होगा, पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आते हैं। कहना क्या मतलब, जैसे बच्चों डॉट प्रोडक्ट है ना तो उसका आंसर हमेशा नंबर में आएगा। जैसे वर्क डन हमेशा ऐसे आएगा 10 जूल, 20 जूल, 10 आई जूल, 10 जे कैप, के कैप, ऐसे नहीं आएगा। कोई डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा नंबर होता है, जैसे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, तो हमेशा नंबर में आएगा। इसलिए मैंने लिखा वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखना डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर रिजल्ट देते हैं। कहना सर समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर आपने तो बताया नहीं कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का होता है, आप गोली तुम दे रहे हो हमें कहीं। नहीं बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कब होता है। देखो फर्स्ट केस देखें बच्चों आप, वर्क डन के 3 पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव जब होता है बच्चों जब जो थीटा होता है ना वो जीरो के इक्वल या जीरो के इक्वल हो जाए या
जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ऐसे केस में वर्क हमेशा बच्चों पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव वर्क आएगा जब थीटा जो है 90 से बड़ा हो और 180 या 180 से कम हो, तो वो आएगा। और थीटा 90 पे बच्चों जीरो वर्क आएगा। ये डायग्राम से देखो आपको साफ दिख रहा है ना। तो बच्चों तीनों डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पर आप मुझे ये तो कह सकते हो कि सर इन सब का एग्जाम्पल कहां से दोगे आप? तो बच्चों पॉजिटिव वर्क तो जनरली होते ही होता है, नेगेटिव और जीरो वर्क के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। पहले आप इसको कॉपी कर लो। देखो बच्चों, मैं एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क देता हूं, वो कैसे पकड़ते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई ये ट्रक उस तरफ जा रहा है और बच्चा इसको इधर पुल कर रहा है, तो बच्चे का फोर्स तो इधर है और ट्रक का डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो थीटा 180 हो गया। तो बच्चों इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। सेकंड बच्चों, अगर सिंगल बॉडी किसी सरफेस पे पड़ी है, एक ही बॉडी पड़ी है, तो बच्चों बॉडी को आप आगे पुल करो, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि पुलिंग फोर्स आगे गया, फ्रिक्शन पीछे, थीटा 180। तो बच्चों यहां से वर्क डन नेगेटिव होगा। तो बच्चा ये पूछ सकता है क्या फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव होगा? कहना नहीं, ये ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन का वर्क डन बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। कहना सर ये कैसे हो सकता है? हाँ बच्चों, फ्रिक्शन हमें लगता है कि हमेशा अपोजिट लगता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, मोशन के अंदर भी लग सकता है, मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है। कहना ऐसे कैसे? देखो बच्चों, अगर ये सिंगल ब्लॉक है तो आप वर्क डन नेगेटिव बोलो फ्रिक्शन का। पर बच्चों अगर नीचे देखो ब्लॉक पे ब्लॉक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, नीचे वाले ब्लॉक पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो ऊपर वाले ब्लॉक की टेंडेंसी पीछे जाने की होगी। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड लगता है और सिस्टम भी आगे चल रहा होता है। तो बच्चों वर्क डन पॉजिटिव होता है। वापस सुन ले, नीचे वाला ब्लॉक आगे लाओगे, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे गिरने की टेंडेंसी रखता है, तो पीछे ऊपर वाले ब्लॉक पे बच्चों, अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा और टोटल सिस्टम भी फॉरवर्ड चल रहा होता है थोड़ी देर के लिए ना, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है बच्चों, एक मान लो एलिफेंट बैठा हुआ है। अब एलिफेंट छोटा सा जानवर तो है ही, बिल्कुल आप फूंक मारोगे हिल जाएगा, तो आप एलिफेंट को धक्का दे रहे हो, तो बच्चों एलिफेंट को पुश करोगे, एलिफेंट आपसे हिला नहीं। पर बच्चों हमने जब पुश किया तो एलिफेंट के नीचे फ्रिक्शन तो डेवलप हो गया, पर एलिफेंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया आपसे, तो वर्क डन जीरो। तो कई बार फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो कब होता है? जब हम बॉडी को पुश करें पर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम करे, बॉडी रुकी रहे, उस केस में फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो। तो फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क भी करता है, नेगेटिव भी करता है, जीरो भी करता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कहना सर ये तो मजा ही आ गया, तो बच्चों कॉपी करें इसे आप। अब बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग है, जीरो वर्क डन कहां का मिलता है? बच्चों जीरो वर्क डन सबसे पहले मिलता है बच्चों अमिताभ बच्चन की एक मूवी में। कहना सर ये कैसे? देखो बच्चों, कुली पिक्चर में कुली जब चलता है ना बच्चों, तो कुली की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुली के जब सिर पे ब्रीफकेस रखता है तो mg डाउनवर्ड लगता है और डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो बच्चों थीटा एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उस केस में जीरो हो जाता है बच्चों। तो कुली के केस में वर्क डन जीरो होता है, आपसे वैसे ही पैसे ले लेता है। कहना अच्छा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन जीरो है बच्चों। तो कुली का पहला केस खत्म। दूसरा बच्चों, सर्कुलर पाथ जब करते हैं हम, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से 90 का एंगल बनाता है, तो यहां भी वर्क डन बच्चों जीरो होता है। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पे लगते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टेंजेंट होता है, थीटा 90 बनता है, तो इससे भी वर्क डन जीरो होता है। कहना ओके सर। तीसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडुलम का केस। पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, जो पेंडुलम चल रहा होता है, तो पेंडुलम की जो टेंशन होती है वही फोर्स है। फोर्स का मतलब टेंशन, टेंशन और पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट, इनमें एंगल 90 बनता है, तो बच्चों ये वर्क डन भी जीरो होता है। क्यों ना यार, क्या बात है। तो बच्चों ये भी याद रखना। और लास्ट में क्या होता है, एक बंदे ने ड्रिंक कर ली, मतलब शराब पी ली और लग गया अपने घर की दीवार को बड़ा धक्का देने में कि मैं अपने कमरे को बड़ा कर दूंगा आज, तो वो ड्रिंक करके दीवार को धक्का दे रहा है, सुबह से शाम लगा रहेगा बच्चों, दीवार तो हिलेगी नहीं उससे, तो बच्चों उस केस में वर्क डन जीरो, क्योंकि दीवार के केस में बच्चों दीवार का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, इसलिए जीरो होता है। देखो इन तीनों केस में तो थीटा 90 होता है, बस इसमें थीटा 90 नहीं है, बस जीरो का एग्जांपल है कि दीवार को पुश के दीवार हिली नहीं, तो वर्क डन जीरो होता है। ये है बच्चों जीरो के एग्जांपल। क्या आपको समझ आए एग्जांपल से? तो देखो, वर्क पॉजिटिव तो जनरल होता है, नेगेटिव मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें फ्रिक्शन वाली बात बच्चों नहीं भूलनी है, और जीरो वर्क डन के सारे केस बच्चों आपको याद रखने हैं। क्लियर? कॉपी इट बच्चों। बच्चों वर्क का जो सेकंड वे है ना, वो अपन डिस्कस करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बच्चों ऐसी प्रॉब्लम कैसे करते हैं? बच्चों ऐसी प्रॉब्लम सबसे पहले इंटीग्रेशन के अप्रोच से करते हैं। कहना सर कैसे? W इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds कर दो। कहना सर हमें यही नहीं पता कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है। देख बच्चे मेरी बात समझ, पहले इक्वेशन तो बना लेगा इंटीग्रल F ds, फिर देख एक चीज बताता हूं मैं लाइफ में। फोर्स के 3 नाटक होते हैं। अगर F इक्वल टू 2 न्यूटन लिखा है, इसका मतलब बच्चों ये कांस्टेंट फोर्स है। 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो मर्जी बोल, नंबर में लिखा तो कांस्टेंट है। जैसे F इक्वल टू लिखा है 2x, और यार 2x न्यूटन, तो मतलब x मैंने पोजीशन, x चेंज करो F चेंज होगा,
तो इसको वेरिएबल फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू लिखा है 2t, तो मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो ये दोनों वेरिएबल फोर्स है और वो वाला आपका कांस्टेंट फोर्स है। तो आपको इक्वेशन ऐसी आएगी, F इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और पूछेगा वर्क डन बताओ 0 से 5 मीटर तक, तो बच्चों ये वेरिएबल फोर्स है तो ये इंटीग्रेशन से होगा। अगर नंबर दे रखा है तो सिंपल एफ डॉट एस एफ एस कोस थीटा से होते हैं, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन से करने तो वेरिएबल फोर्स हो सकता है वो पोजीशन के साथ वेरी करे, हो सकता है बच्चों वो टाइम के साथ वेरी करे। तो इन केस में बच्चों ये लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं बच्चों वो ऑब्जेक्टिव के साथ और अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, पहले आप इसे कॉपी करें। प्यारे बच्चों अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे वर्क का। वो थर्ड केस पता कौन सा है बच्चों? पोजीशन वेक्टर का केस। क्या ना पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं बच्चों? ऐसा होता है ना जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है ना एक्स वाई, उसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहां पोजीशन वेक्टर बोलना पड़ता है। क्या ना कैसे सर? जैसे एक बंदा ए से बी शिफ्ट करता है बॉडी को, कहना अच्छा ए से बी ऐसे शिफ्ट करता है, तो ए की पोजीशन ओरिजिन से कितनी दूर है उसको बच्चों पहला पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आर आई इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहना सर समझ में आ गया। अब वो बी पे गया तो ओरिजिन से कितना दूर गया? आर एफ, तो आर एफ इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर वाले क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। तो एफ डॉट एस, एस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना बच्चों, उसको आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर देना। बेसिकली होता क्या, अगर इन तीनों को देखें तो ट्रायंगल लॉ से अपन कर लेते हैं, आर आई प्लस एस इक्वल टू लिख देते हैं बच्चों आर एफ, आर आई प्लस एस इक्वल टू आर एफ, क्योंकि ये ऐसे गया इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसलिए बच्चों एस वेक्टर हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये एस वेक्टर हो जाएगा। उस एस वेक्टर को यहां पुट करेंगे तो बच्चों वर्कडन आ जाएगा। तो वर्कडन जब भी पूछेगा तो एफ डॉट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करना, वर्कडन का आंसर आ जाया करेगा। फाइन बच्चों, तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये चिंटू नाम का बच्चा है, ये चिंटू आपका दोस्त है, वो ए से बी चला गया, कहना गया तो क्या करें, पर उसमें कोऑर्डिनेट 1,2 3,4 दिए थे और वर्कडन पूछा था। कहना सर अब मजा आया समझ के, तो आर इनिशियल हो गया, 1 के साथ आई लगाओ, 2 के साथ जे लगाओ, तो आई प्लस 2j ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। आर एफ 3,4 तो 3i प्लस 4j ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर आगे, इनका डिफरेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, एफ के साथ लगा देना, आंसर आ जाएगा। एफ दिया होगा पेपर में। तो जब भी कभी पोजीशन वेक्टर का आए तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल को माइनस करके लगा के या एस में पुट करते हैं तो मजे से आंसर आते हैं। कहना कोई प्रॉब्लम तो बताओ बच्चों, अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो और मजा आएगा आपको, पहले से कॉपी करो। बच्चों एक फोर्थ टाइप है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेसिकली ये है ना एफ डॉट एस से हो जाती है, पर वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कभी ऐसा है तो डरना नहीं है। देखो बच्चों एफ वेक्टर अगर ऐसा दे रखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्स वाई जेड में, एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के, और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखो बच्चों एक्स आई वाई जे जेड के, तो लगाना वही वो डॉट प्रोडक्ट ही है। जब एफ डॉट एस लगाएंगे तो आई का आई से 1, जे का जे से 1, के से 1, तो कई बार डायरेक्ट बच्चों इससे भी आंसर निकालना। मैंने ऐसे ऑब्जेक्टिव भी देखे हैं जहां एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ जेड जेड दे रखा था, तो ये की बजाय डायरेक्ट ये लगाओगे तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। बस ये फोर्थ वैरायटी जबरदस्ती बना ली है, याद रखना 4 वैरायटी का ना सर, याद रखेंगे पहले कॉन्स्टेंट फोर्स की, फिर वेरिएबल फोर्स की। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? और उसका दो सबसे इंपॉर्टेंट थी, कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। थर्ड फिर आती है बच्चों पोजीशन वेक्टर वाली, और फोर्थ आपके पास आएगी बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली। ऐसे 4 3 वाली आ जाए, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? अब हम इनके बच्चों ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने वर्क का थ्योरी को समझा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। आओ बच्चों हम अब वर्क के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, पर बच्चों हम ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई कर लेंगे टाइप 1 2 3। देखो बच्चों ऐसा करने से क्या होता है कि आपने थ्योरी या कॉन्सेप्ट को पूरा डेवलप किया पहले, और हर टाइप की वैरायटी आपने कर रखा है, तो क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेबिलिटी आपका बढ़ेगा। अगर आप रैंडम फार्मूला कभी कहीं कुछ भी लगाओगे तो कुछ नहीं होना, जिंदगी रैंडम हो जाएगा। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज पढ़ोगे तो हमेशा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आओ बच्चों हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में कौन कौन सा टाइप हम करना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, हम टाइप 1 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, टाइप 2 में वेरिएबल फोर्स बेस्ड क्वेश्चन, टाइप 3 में रोड प्लस चेन बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप 4 में ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, और टाइप 5 में पुली बेस्ड प्रॉब्लम। इसलिए हर वैरायटी पे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका ब्रॉड माइंड बहुत ब्रॉड हो जाएगा कि वर्क आए तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं। कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होता है, पर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा बच्चों कि इस टाइप की वैरायटी में ऐसे फॉर्मूले का एप्लीकेशन लगेगा। बोलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम।
प्यारे बच्चों, जो वर्क का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं हम, उसका स्टेटमेंट ये लिखा हुआ बच्चों, W इक्वल टू एफ डॉट एस पर बेस्ड है। आपको मैंने बताया था वेक्टर्स में 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये वो लिखे हुए हैं और इनका प्रोडक्ट जो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, उनकी वैल्यू लिखी हुई है। देखो बच्चों, ये कहता है प्रॉब्लम को आप यहाँ पढ़ के डायरेक्ट यहाँ एनालाइज कीजिए। वो कह रहा है किसी बॉडी पर फोर्स लगा हुआ है -I + 2J + 3K और उसने डिस्प्लेस किया बच्चों इसके अंदर 4K कैप के। तो बच्चों आप डायरेक्ट इसको एफ डॉट एस से करें। तो एफ मैंने ऐसे पुट किया, एस ऐसे पुट किया, तो बच्चों आई डॉट के कितना होता है 0, जे डॉट के 0, क्योंकि ये हम पहले से फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर में। उसके बाद बचा के डॉट के 1 होता है, 3 4 जा 12, तो 12 जूल इसका आंसर हो गया। क्या बच्चों क्लियर हुई बात? कॉपी इट। बच्चों अब जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको डिस्कस करने से पहले वेक्टर की एक बहुत छोटी सी बात आपको याद कराता हूं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बच्चों प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और बोला था इसका नेट वर्क डन 0 है। जो दो डिस्प्लेसमेंट पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट में एक्स लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बताओ। कहना सर समझ नहीं आई। बच्चे ये एफ दिया हुआ है, ये रहा एफ आपके पास और ये था डिस्प्लेसमेंट। तो इसने पूछा कि एफ डॉट एस जो है ना वर्क डन, वो 0 है। अगर 0 तो इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है। तो मैंने एफ डॉट एस को 0 पुट कर दिया बच्चों यहां, तो इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने यहां। जैसे मैंने 0 लिखा बच्चों, आई का आई से, जे का जे और के का के से करते हैं। तो 6 2 जा 12, 2 3 जा -6 और 3 का x से -3x इक्वल टू 0, तो x हो गया +2। तो बच्चों दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चों, वर्क का अब जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ये भी एफ डॉट एस को लेकर है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, पर बच्चों मैं पहले प्रॉब्लम को एनालाइज ही करवा देता हूं। इस केस में क्या बोला उसने, एक बॉडी पे बच्चों 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 और F3। F1 एक्स एक्सिस पे, F3 वाई एक्सिस पे, F2 किसी एंगल 60 पे लग रहा है। आपसे नेट वर्क डन पूछा है कि जब इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया लेफ्टवर्ड 3 मीटर, मतलब पीछे की तरफ 3 मीटर डिस्प्लेस किया, तो कितना वर्क डन हुआ। प्यारे बच्चों, अगर बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है। तो आओ बच्चों हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं इसका। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 + F2 + F3। ये रिजल्टेंट फोर्स का आ गया। F1 देखो बच्चों, F1 दिया हुआ है इसने प्रॉब्लम में 5 न्यूटन और लिखा हुआ है कि वो मतलब लेफ्टवर्ड है 5 न्यूटन, मतलब इस तरफ लग रहा है। तो आप एक बार देखो सर, ये एक्स एक्सेस इधर होती है आई कैप, उसके उल्टा लग रहा है, तो उसको नेगेटिव में लिखना था, इसलिए 5 न्यूटन वहां से पिक किया और आई कैप का रिवर्स है तो -5 आई कैप लिख दिया। फिर F2 जब लिखेंगे तो बच्चों ना तो ये एक्स एक्सेस पे ना वाई एक्सेस पे। जब फोर्सेस इंक्लाइंड होते हैं तो आपको उसके कंपोनेंट लेने होते हैं। जहां 60 होगा वहां कंपोनेंट कोस का आएगा। तो F2 cos 60 पर F2 प्रॉब्लम में 9 न्यूटन दिया हुआ है, इसलिए बच्चों मैंने लिख दिया 9 cos 60 और इस तरफ लग रहा है तो वो आई कैप की तरफ है, और यह 9 sin 60 वो जे कैप की तरफ है, तो 9 sin 60 जे कैप। और बच्चों F3 जो है वो जे का उल्टा है, इसलिए -3J और F3 की वैल्यू 3 न्यूटन प्रॉब्लम में गिवन थी। अब बच्चों देखो cos 60 तो हाफ होता है और sin 60 √3/2, तो ये वाली इक्वेशन आ गई। और उसने बोला डिस्प्लेसमेंट इसका जो है ना बच्चों, ये 2 इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो लेफ्टवर्ड दे रखा है -3i। प्यारे बच्चों इस केस में हम एक काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, एफ डॉट एस कर देंगे। ये एफ लिखा है यस, तो बच्चों आई का आई से 1, आई का आई से 1 और जे का 0 हो जाएगा। ये दोनों तो 0 में चलेगा, तो इसको तो करेंगे नहीं इन दोनों को, ये तो छोड़ दीजिए आप। तो देखो 3 5 जा 15 और आई डॉट आई 1 माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस और माइनस तो माइनस आ गया, 3 9 जा 27/2 और ये जे डॉट आई 0, जे डॉट आई 0। तो बच्चों इसको निकालो 3/2 जूल आंसर हो गया। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन ना। तो जब मल्टीपल फोर्सेस आए आप नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स निकाल के आप एफ डॉट एस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चों अब जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ये भी एफ डॉट एस को लेकर है, बट बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या किया उसने, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। देखो बच्चों ये स्टेटमेंट है, किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 2i + 3j का। वो कह रहा है बॉडी जो है वो ए से बी मूव किया, कोऑर्डिनेट 1 2 से कोऑर्डिनेट 3 4 तक। क्या क्वेश्चन है यार, मतलब बच्चों ये फोर्स दिया और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आपको एक काम करना है बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ना तो उसमें आर इनिशियल और आर फाइनल निकाल लीजिए। आर इनिशियल i + 2j, 1 के साथ i और 2 के साथ j लगा दीजिए, आर फाइनल 3i + 4j। और बच्चों इनका जो डिफरेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा s। तो इनका जो डिफरेंस है बच्चों वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा।
तो हमने कहा ठीक है सर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से एस निकाल दिया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसमें से इसको माइनस किया, 3i से आई गया तो 2i हो गया बच्चों, है ना, और 4j से 2j गया तो 2j हो गया, तो मेरे पास एस ये आ गया आपके बच्चों। और एफ आपको ऑलरेडी आई और जे में दे रखा था, तो अब बोलो ओफो, एफ भी आई और जे में, एस भी आई और जे में, तो कुछ भी नहीं करना, एफ डॉट एस, आई का आई से और जे का जे से, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 10 जूल इज द आंसर। तो बच्चों एक नई बात पता लगी कि या तो एफ और एस डायरेक्ट आते हैं, या मल्टीपल फोर्स आते हैं, या कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो उसको आई प्लस जे में कन्वर्ट करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के एफ डॉट एस कर दीजिए। क्या बच्चों मेरी बात समझ आ गई ना आपको? कॉपी। और मेरे प्यारे बच्चों एफ डॉट एस का एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इस प्रॉब्लम का बच्चों स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, बस लास्ट प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि उसने फोर्स तो दिया हुआ था 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक बॉडी मूव किया था कोऑर्डिनेट 2 3 4 से 1 2 3। लास्ट जब आपने किया था तो उसमें बच्चों दो दो कोऑर्डिनेट थे, इसमें 3 3 दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें भी इनिशियल आ जाएगा। आप क्या करेंगे, जो 2 3 4 दे रखा है इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k लगा देंगे, तो एक तो ये हो गया, और इसके साथ भी i j k, तो एक फाइनल ये हो गया। तो इनिशियल और फाइनल हो गया, इनका जो डिफरेंस है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो इससे ये माइनस, इससे ये माइनस, इससे ये माइनस, माइनस i माइनस j माइनस k हो गया। तो w इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, f तो आपको ये दे रखा है बच्चों, और s आपको ये मिल गया, तो आप बोलोगे ओफो सर एफ डॉट एस कर दो, i का i, j का j, k का k, तो बच्चों 9 जूल इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें एक ही चेंज किया था, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ देती थी उसने। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। बच्चों नेक्स्ट टाइप का नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आप मेरी बात को समझिए, फोर्स जो होगा बच्चों वो पोजीशन या टाइम के साथ वेरी करेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम आपसे पूछेगा और वर्क डन निकालने का बोलेगा। बच्चों वर्क डन के दो पार्ट कर लेना। अगर वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, या कभी कभी ऐसा भी करते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क के दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, या तो इंटीग्रल एफ डी एक्स, या आपको बोलना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो डिटेल में सिर्फ आप थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे। हम बच्चों कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन। प्यारे बच्चों वेरिएबल फोर्स का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट तो ये लिखा हुआ है, और मैं प्रॉब्लम को डायरेक्ट एनालाइज करवाता हूं। वो कहता है एक फोर्स है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो मतलब फोर्स जो है बच्चों पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, तो इसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्स या तो x के साथ वेरी करेगा या टाइम के साथ, तो ये x के साथ वेरी कर रहा है, तो 0 से 5 मीटर तक का वर्क डन आपसे पूछा है। तो मैंने आपको कहा था वेरिएबल फोर्स में हमें इंटीग्रेशन करना होता है एफ डी एक्स 0 से 5, f की वैल्यू ये पुट कर दी dx। अब बच्चों इसके बाद फार्मूला इंटीग्रेशन का हम जानते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो x क्यूब बाय 3 हो गया। यहाँ x की पावर 1 है, ये 1 होता है तो x स्क्वायर बाय 2, और dx का x होगा, तो dx को जब अंदर लेके आओगे आप तब इंटीग्रेशन होगा ना, 7 dx है बेसिकली, तो 7x हो गया 0 से 5। अब बच्चों अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट रखेंगे इसमें और लोअर लिमिट, नीचे आ जाओ आप यहाँ, तो पहले 5 रखा, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 7 इंटू 5, तो बच्चों इसको सोल्व कर लो, 135 जूल आंसर आ गया। तो आपको जब भी कभी वेरिएबल फोर्स आए तो बच्चों इजीली आप इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, उसका मैंने ये एक प्रॉब्लम आपको बताया। आओ अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्यारे बच्चों वेरिएबल फोर्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है, सेम अप्रोच से आपको करना था। इसमें बस फोर्स चेंज किया था 0.5x प्लस 10 और 0 से 2 मीटर तक का आपसे वर्क डन पूछा था। बच्चों अगेन सेम मेथड, एफ डी एक्स 0 से 2, एफ ये वाला पुट कर देंगे अपन इंटू डी एक्स, तो बच्चों एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और 10 के साथ डी एक्स है तो एक्स हो गया डी एक्स का एक्स, 0 से 2 अपर लिमिट रख दो इसमें और माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों ये वर्क डन आपके पास 21 जूल आ जाएगा। क्लियर हो गया? सेम अप्रोच है, सेम मेथड है, बस आप प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों से कॉपी कर लें। प्यारे बच्चों वेरिएबल फोर्स का अब जो प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। बच्चों प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में भी प्रॉब्लम है कि टाइम की लिमिट दी हुई है 0 से 2 सेकेंड। बच्चों वर्क डन पूछा है। मैं आपको एक बात बोलूं बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स। अगर यहाँ dx लिखा है तो यहाँ पोजीशन की लिमिट आनी चाहिए, और अगर एफ डी टी लिखा है तो यहाँ टाइम की लिमिट आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यही तो आ गई, एफ डी एक्स दिया हुआ था
और जबकि लिमिट दी हुई है टाइम की, तो इसको सोल्व डायरेक्ट आप 0 से 2 करके नहीं कर सकते। आप 0 से 2 एफ डी एक्स लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको डीएक्स को डीटी की टर्म में चेंज करना पड़ेगा तो आंसर आ सकता है। कहना सर तो नई बात पता लगी। हाँ बच्चों, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, इसकी दो अप्रोच होती है और मैं अप्रोच 1 आपसे डिस्कस करता हूं। मैं पहले क्या करूंगा बच्चों, इस डीएक्स को डीटी की फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करता हूं। कैसे ट्राई किया, मैंने एक्स देखा ये दिया हुआ था, तो इस एक्स की हेल्प से बच्चों मैंने कुछ भी नहीं किया, v निकाल दिया। v होता है dx बाई dt। v क्या बोलोगे बच्चों, dx बाई dt। तो 1/3 ऐसे और t क्यूब का 3t स्क्वायर हो गया। 3 से 3 कट गया तो v जो 3 से 3 गया तो v तो t स्क्वायर हो गया, मतलब dx बाई dt t स्क्वायर। तो dt ऊपर ले जाओ तो dx आ गया t स्क्वायर dt। तो मैंने dx को dt की टर्म में चेंज कर लिया, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी बच्चों। तो जो dx है ना, इसको मैं ये लिख दूंगा। अब बच्चों अगली चीज देखो, एक्सलरेशन निकालो, वो dv बाई dt होता है। तो v तो t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर इंटीग्रल 2t nx n माइनस डिफरेंशियल 2t। v का t स्क्वायर तो dv बाई dt डिफरेंशियल 2t हो गया। तो बच्चों यहां a भी 2t आ गया, तो एक्सलेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में आ गई। तो बच्चों f को लिखेंगे m में dx, तो a को लिखेंगे 2t और dx को लिखेंगे ये, तो सारा t की टर्म में आ गया। तो अब मैंने लिमिट 0 से 2 लगाई है। कहना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो बच्चों, बचपन से स्मार्ट हो। तो 2 2 जा 4 तो बाहर आ गया, और टी स्क्वायर और t1 होता है टी क्यूब, टी क्यूब का इंटीग्रेशन होता है t4 बाई 4। तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16 जूल आंसर आ गया। एक अप्रोच तो बच्चों इसकी है। एक अप्रोच मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो है बच्चों इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकाली थी टी स्क्वायर, वो लिख लो। 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी और 2 सेकंड पे वेलोसिटी 2 2 जा 4 होगी। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होता है वो वर्क डन होता है। तो वर्क डन हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। हाफ एम तो 2 है, वी फाइनल बच्चों 4 है और ये 0, तो 16 जूल इससे भी आ सकता है। आप चाहे तो फर्स्ट अप्रोच से करें चाहे सेकंड अप्रोच से। तो जब भी कभी एक्स का फंक्शन दिया हो टी के साथ, तो बच्चों वी निकाल के, वी इनिशियल फाइनल निकाल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देना, तब भी आपका आंसर सही जाएगा। कहना सर क्या मजा आया, तो बच्चों कॉपी इट। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी एक प्रॉब्लम और देखते हैं जिसमें टाइम की लिमिट दे रखी थी, एक्स दे रखा था टी स्क्वायर प्लस 2t, टाइम 2 से 4 सेकंड के लिए वर्क डन मास 2 kg था। बच्चों चाहे तो आप इसे इंटीग्रेशन से करो, चाहे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। मेथड में आपको सिखा चुका हूं, इसलिए बच्चों डायरेक्ट मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला अप्रोच लगा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है सर, जब भी एक्स दिया तो एक्स से हमें वी निकालना होता है dx बाई dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t और t का 1 होता है, तो सिर्फ 2 ही रह गया बच्चों यहां आपके पास। अब आपके पास अगली कहानी में क्या आएगा बच्चों, वेलोसिटी 2t प्लस 2 आ गया। इसके बाद बच्चों टाइम 2 सेकंड इनिशियल है, 2 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो जो 6 आ गई, और फिर t इक्वल टू 4 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, m2 है, तो 64 जूल आंसर आ गया। अब आप डायरेक्ट जब भी कभी ऐसा है जिसमें टाइम की लिमिट दे रखी हो बच्चों, तो आप x से v पकड़ के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाओ, तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर, कॉपी इट। My dear students, your next topic is road plus chain based problem। बच्चों रोड प्लस चेन का मतलब क्या और उसमें क्या पूछते हैं। बेसिकली रोड, ये जो रोड होता है ये वाला, या कोई चेन, उसको पुल करेंगे, नीचे गिराएंगे, वर्टिकली खड़ा करेंगे तो कितना वर्क डन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। इनको क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना बच्चों। अगर मेरा हाथ ये रहा, मैं यहां से m मास को पिक करता हूं बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी उस m मास की mgh बोलते हैं, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस केस में mgh हो गया है, क्योंकि हम रेफरेंस से h हाइट पर चले गए हैं। पर बच्चों अगर ये पेन होता और इस पेन को आप ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दें, तो पेन तो मेरे हाथ पे टच कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे। तो बच्चों इस केस में कुछ स्टूडेंट्स 0 बोल देते हैं कि टच कर रहा है, पर बच्चों इसका कैप थोड़ी टच कर रहा है, हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ना 0 बोलोगे ना mgh। ऐसे कंटिन्यूस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर से निकाली जाती है, और इसका आंसर होगा mgh/2। जैसे मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट h है, तो मेरे जो फुट पैर है वो तो जमीन पर टच कर रहे हैं और मेरा हेड h हाइट पर है, तो मेरा सेंटर देख लो कहां है। सेंटर मास अगर h/2 पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 हो जाएगी बच्चों। ऐसे में बहुत सारे केसेस बोर्ड पे आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे ये L लेंथ की एक रोड थी, मैंने इसे वर्टिकली पुल करके खड़ा कर दिया ऐसे, और वर्क डन पूछेगा, तो आप स्टूडेंट्स को ये चेक करना है सेंट्रोमास कितना चेंज हुआ। इसका सेंट्रोमास वो यहां से तो वर्टिकली कितना ऊपर हुआ, L/2, तो बच्चों वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा mgL/2, ये इसका आंसर होगा।
अब जैसे आप ये देखिए, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो जब यहां से ये यहां आ गया तो वर्टिकली कितना गया, देखो ये वाला सेंटर मास कितना ऊपर हुआ, तो आंसर आएगा बच्चों mgl/2। ये इसका चेंज आएगा mgl/2। अब बच्चों थर्ड केस देखिए, आपने इस वाली रोड को बिल्कुल ऐसे कर दिया, यहां से यहां ले गए ऐसे करके पेन को। अगर आप इस तरह से ले गए बच्चों, तो सेंटर मास कितना ऊपर गया वो ही वर्क डन होगा, क्योंकि एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है, तो एनर्जी वर्क सेम बात है। तो उसने पूछा वर्क डन बताओ जब इसको यहां से यहां ले गए, तो बच्चों इसका सेंटर यहां से यहां गया, सेंटर देखो L/2 नीचे और L/2 ऊपर गया, टोटल चेंज L हुआ है बच्चों। इसलिए इस केस में वर्क डन जो बोलोगे बच्चों वो mgl बोलोगे, मतलब बेसिकली L/2 प्लस L/2 को mgl कह देंगे बच्चों अपन। तो दिस इज द आंसर। देखो मैंने देखा सेंट्रोमास L/2 ऊपर गया, सेंट्रोमास L/2, ये सेंट्रोमास L ऊपर, L/2 नीचे, ये वाला और L/2 है, तो वर्क डन mgl हो गया। बच्चों इस वाले का अगर पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना है, इस डंडे को ऐसे ले गए यहां तक, तो बच्चों h हाइट पे ले गए, तो आंसर mgh देना चाहिए, कंटिन्यूस बॉडी है। रीजन क्या बच्चों, अगर वर्टिकली खड़ा करते इस तरह से तो mgh/2 बोलते, अगर ऐसे करके ले गए तो mgh, क्योंकि ईच पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे इस सरफेस से h हाइट पर है बच्चों, इसलिए ये mgl/2 नहीं हो सकता, ये mgh ही रहेगा। जबकि इसमें हर पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे, डिफरेंट डिस्टेंस पे, इसमें ईच पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे, इसलिए mgh आंसर हो गया बच्चों। फिफ्थ केस बहुत अच्छा है, उसने इस रोड को थीटा एंगल पे ले गया और वर्क डन पूछा है बच्चों आपसे। तो देखो बच्चों ये लेंथ L है, इसका कंपोनेंट हो गया L cos थीटा। क्लियर, ध्यान देना बात को। तो ये वाला पॉइंट, सब बच्चे सुनो, ये वाला पॉइंट हिंज्ड है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका चलने का डिस्टेंस 0 है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये यहां से h ऊपर गया है, हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस ऊपर जाएगा, डिफरेंट डिस्टेंस पे। देखो ये h ऊपर गया, ये उससे कम गया, ये उससे कम, ये से कम, सबसे कम 0 गया, सबसे कम 0 और सबसे मैक्सिमम h। तो बच्चों सेंट्रोमास कितना ऊपर गया, ये वाला, तो बच्चों इन दोनों का एवरेज निकाल देना, 0 प्लस h/2, तो सेंट्रोमास h/2 शिफ्ट हुआ, ये बोलना है आपको इस केस में। रीजन क्या है कि जब बच्चों इस रोड को आप थीटा एंगल पे ले जाओगे तो ईच पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं। हिंज पॉइंट 0 डिस्टेंस और बॉटम पॉइंट h, तो हर एक पॉइंट अलग अलग कवर करता जा रहा है, इसलिए बच्चों हम बोलेंगे 0 प्लस h/2, h/2 इसका हो जाएगा। अब ये h जो हाइट है ये कैसे निकालें, तो बच्चों इस L का कंपोनेंट L cos थीटा है, टोटल लेंथ आपके पास यहां से यहां तक की लेंथ बच्चों L है, तो इस L में से L cos थीटा माइनस कर दो तो बच्चों ये h आ गया, उस h को L माइनस L cos थीटा पुट करो, तो इससे आपके कई आंसर आएंगे बच्चों। मैं रिपीट करता हूं, मैंने इस रोड को ऐसे किया, तो आप पहला डायलॉग मारना कि सर इसमें रोड का ईच पार्टिकल डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है, इसका जो हिंज पॉइंट है वो 0 डिस्टेंस और बॉटम पॉइंट h, इसलिए सेंट्रोमास 0 प्लस h/2 हाफ डिस्टेंस कवर करता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ऐसा मैंने बोला। दूसरी बात, अगर h/2 जाता है तो वर्क डन mgh/2, पर ये h अननोन वैल्यू है, L एक नॉन वैल्यू है लेंथ, इसका आंसर लेंथ की टर्म में चाहिए उसको, इसलिए ड्रामा करना पड़ा L cos थीटा। तो L में से L cos थीटा गया तो h हो गया L माइनस L cos थीटा, तो वर्क डन हो गया mg L माइनस L cos थीटा/2। ये थे बच्चों रोड के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए, पहले इसे आप कॉपी करो, फिर हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, रोड बेस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम आपको बताता हूं। डायरेक्ट प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। मेरे पास L लेंथ का रोड था, यहां से मैंने ऐसे घुमाया और यहां आके 30 डिग्री पे छोड़ दिया, तो कितना वर्क डन हुआ। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा पहले भी कहा था, सेंट्रोमास का कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस उससे आप आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों जब ये यहां से यहां जाएगा तो देखो पहले रोड यहां से यहां गया होगा तो L/2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये जो सेंट्रोमास यहां है तो वर्टिकल कितना गया, तो बच्चों लेंथ L है, उसकी आधी L/2 है, तो L/2 cos 30, L/2 sin 30, तो ये जो हाइट है वो L/2 sin 30 है और ये सेंटर की L/2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा आपका। कहां से कहां तक का सेंटर कितना चेंज हुआ, तो बोलोगे L/2 एक और L/2 sin 30, बस अब वर्क डन आ गया। वर्क डन होगा mgh, h की जगह पहले L/2 लगा दें प्लस mg और ये लगा दें L/2 sin 30। बच्चे sin 30 हाफ होता है, ये लगाएं तो 3/4 mgl आ गया। बस आपको एक चीज नोट करनी है, ये सेंट्रोमास L/2 गया और ये L/2 cos 30, L/2 sin 30, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है।
और ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को मिला के आया है, L/2 और L/2 sin 30 को मिला के। तो MgH1 प्लस MgH2 कर दिया अपने, दो सेक्शन में कर लिया। कॉपी इट बच्चों। प्यारे बच्चों, रोड बेस्ड प्रॉब्लम तो हम कर चुके हैं। आओ बच्चों, अब हम चेन बेस्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कराता हूं कि प्रॉब्लम में पूछते क्या है। वो ऐसे पूछेगा कि हमारे जो डॉगी को चेन बांधते हैं ना बच्चों, वो चेन है मेरे पास और ये चिंटू नाम का बच्चा है। चेन का L/5 पार्ट हैंग किया हुआ है। चिंटू जब इसे पुल करेगा ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा तो कितना वर्क डन होगा। ऐसे ही L/6 पार्ट हैंग किया हुआ है, जब उसे पुल करेगा कंप्लीट L/6 पार्ट उस सरफेस पे आ जाएगा तो कितना वर्क डन होगा। बच्चों इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखना कि ये चेन एक कंटिन्यूस बॉडी है और कंटिन्यूस बॉडी में सेंट्रोमास कितना चेंज हुआ वो नोट कर लिया करो। सेंट्रोमास निकालते कैसे हैं बच्चों, जैसे L लेंथ का L/2 पे होगा, L/2 का L/4 पे होगा। बच्चों डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उसमें इंटू 2 कर दिया करो। जैसे L/4 इंटू 2 कर दो L/8 पे होगा, L/5 का इंटू 2 करो L/10 पे होगा। कहना ठीक है सर, समझ आ गया। अब बच्चों क्या होगा, इस चेन का जो L/5 का सेंटर है वो L/10 पे होगा, तो यहां लिख देंगे अपन L/10। ठीक है जी। जब आप इसे पुल करोगे तो L/10H लिखेंगे, H की जगह MgH होता है ना फॉर्मूला, W इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों MgH, तो इस H की जगह L/10 लिख देना। और बच्चों अगर L/5 पार्ट हैंग किया हुआ है तो टोटल वेट इस चेन का मान लो mg है, तो कौन सा पार्ट हैंग किया हुआ है mg/5, इसलिए बच्चों mg की जगह mg/5 और सेंटर कितना चेंज हुआ L/10, तो mgL/50 इज द आंसर। क्या ना सर, क्या बात है। और देख बच्चे, जैसे L/6 का आधा कितना होगा L/12, तो L/12 तो ये आ जाएगा H की जगह, क्योंकि वर्क डन हमने बोला था mgH, तो बच्चों यहां H की जगह L/12 और L/6 का मतलब mg/6, तो mgL/72 आंसर आ जाएगा बच्चों इसमें, और ये mgL/50। अगर आपको ये L/5 L/6 से डायरेक्ट प्रॉब्लम आए तो बच्चों इन जनरल फॉर्मूला भी याद कर लो, mgL/2n²। n होता है बच्चों हैंगिंग पार्ट का जो डिनोमिनेटर होता है। जैसे L/5 है तो n को 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25 2 50, ये रहा आंसर। अगर L/6 है तो n को 6 रखो, 6 6 36 2 72, ये रहा आंसर। तो डायरेक्ट भी किसी चेन वाले क्वेश्चन का ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट वाला, तो बच्चों आप इसे mgL/2n² से कर सकते हैं। ये चेन बेस की पहले प्रॉब्लम के दो पार्ट थे बच्चों। कॉपी इट। और बच्चों चेन बेस का एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम करते हैं। वो प्रॉब्लम है कि 30 डिग्री इंक्लाइन पे एक L/4 लेंथ का चेन हैंगिंग पार्ट था, बाकी सरफेस पे यहां था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था। चिंटू ने इसे पुल किया तो जब L/4 पूरा ऊपर आ जाएगा तो बच्चों कितना वर्क डन होगा ये पूछेगा। मैंने आपको क्या कहा था, सेंट्रोमास की पोजीशन चेक कर लो, वर्टिकली कितनी डिस्प्लेस हुई। बच्चों देखो L/4 का ये जो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो L/4 cos 30 तो L/4 sin 30, तो वर्टिकल हाइट इस चेन की L/4 sin 30 है, तो इसका अपॉन 2 कर दो तो सेंट्रोमास की पोजीशन का वर्टिकल आ जाएगा ये वाला साइन। तो बच्चों देखो L/4 का मतलब mg/4, क्योंकि वर्क डन का एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ये होता ही होता है mgH, और H होता है कि सेंट्रोमास कितना चेंज हुआ ये हमें देखना होता है। तो बच्चों इसमें L/4 हैंग किया तो mg की जगह mg/4। अब H निकालना है तो L/4 cos 30 L/4 sin 30, उसका सेंटर देखना है अपने को, तो L/4 sin 30 उसका सेंटर अपॉन 2 कर दो, इतना ऊपर गया, तो बच्चों सोल्व कर लो mgL/64। क्लियर हो गया बच्चों, आप कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रॉब्लम देखिए चेन बेस का, एक अच्छा प्रॉब्लम है। वो कहता है चिंटू ने चेन को पुल किया, इसका L/2 पार्ट हैंग किया हुआ था और जब चेन पूरा ऊपर आ गया तब चेन का वेलोसिटी V0 था। तो उसने पूछा कि इस एजेंट ने कितना वर्क डन किया, ये इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और बच्चों हम समझते हैं L/2 का अगर वेट देखा तो mg/2 होगा, और अगर इसको पूरा पुल कर लिया तो पुल करने पे सेंट्रोमास L/2 का L/4 पे होता है। ये वर्क डन तो हो गया पोटेंशियल चेंज की वजह से, पर जैसे ये ऊपर है तो एजेंट उसको खींचता ही जा रहा है हाफ mv0² काइनेटिक एनर्जी से, तो टोटल वर्क डन आपको बच्चों यहां लिखना था, ये होगा जब जैसे वो ऊपर आएगा और स्पीड V0 होगी। तो कॉपी इट। देखो बच्चों चेन बेस का एक और प्यारा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, ये चेन के रिलीज को लेकर है, और मैं प्रॉब्लम को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूं। एक M मास का चेन था, इसका L/2 पार्ट हैंग किया हुआ था, मैंने इसे थोड़ा सा रिलीज किया, इसका L/4 पार्ट और नीचे आ गया बच्चों।
अगर वो नीचे आ गए तो इस चेन की वेलोसिटी उस वक्त कितनी होगी ये पूछेगा। बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब L/4 पार्ट था और ये अब इसका पार्ट चेंज हो गया, L/2 प्लस L/4 3L/4, जब चेन का हैंगिंग पार्ट चेंज होगा तो सेंटर मास की पोजीशन भी चेंज होगी, और सेंटर मास जब पोजीशन चेंज करता है तो बच्चों उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, और वही चेंज बच्चों काइनेटिक एनर्जी बनने वाला है। इसलिए हम यहां लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं बच्चों, वो तो mgh होती है, पर इसमें कितना पार्ट हैंग किया हुआ फाइनली 3L/4, क्योंकि L/2 में L/4 ऐड किया तो 3L/4, तो इनिशियल मास सॉरी फाइनल मास कितना हैंग किया हुआ होगा 3mg/4, और 3L/4 का सेंटर कहां होगा 3L/8, तो ये आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। माइनस इनिशियल अगर लिखना हो L/2 का सेंटर का है L/4, तो mg/2 इंटू L/4 कर दो, क्योंकि L/2 का वेट जो होगा वो mg/2 होगा, ये इक्वल टू हाफ mv², उससे v आपका आ जाएगा। और रेफरेंस लाइन आपकी ये है, इस रेफरेंस में सेंटर पहले यहां था और अब सेंटर कहीं और हो गया, तो इस सेंटर की लाइन से कितना चेंज हुआ, ये जो चेंज है ना वही बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। क्लियर होगी बात बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चों, वर्क डन का जो टाइप अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है बच्चों ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों पहले ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम में कुछ टिप्स आपको देता हूं, फिर हम कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। देखो बच्चों, आपके पास पहले एफएक्स ग्राफ आ सकता है, एफएक्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसमें भी बच्चों दो टाइप की प्रॉब्लम आती है। अगर एफएक्स ग्राफ इस तरह का है जो एक्सेस के सिर्फ ऊपर बना हुआ होगा, तो बच्चों वर्क डन हमेशा होगा एरिया अंडर द एफएक्स ग्राफ, नीचे का एरिया निकाल देना। पर ग्राफ अगर ऐसा है कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे हो, तो बच्चों वर्क डन होगा एरिया अंडर द ग्राफ, पर उसमें एक शर्त लगाना बच्चों, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया कर देना, तो उससे डिफरेंस वाला जो आंसर होगा वो वर्क डन होगा। इन जनरल आपको ऐसे बोलना है, कहना अच्छा अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो टोटल एरिया वर्क डन हो गया, अगर ग्राफ कुछ ऊपर कुछ नीचे है तो बच्चों उनका डिफरेंस से आंसर आता है वर्क डन का। हाँ, कई बार बच्चों एफएस ग्राफ में वो ये भी पूछ लेता है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, तो बच्चों इस केस में क्या होता है, जो वर्क होता है ना बच्चों उसी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पुट कर देना। कहना क्यों, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है दुनिया का सारे वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होते हैं, तो बच्चों इसी वर्क को मैं कह सकता हूं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। क्लियर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल टू एरिया अंडर द एफएक्स ग्राफ। तो इससे बच्चों फाइनल वेलोसिटी हम पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की हम प्रॉब्लम करेंगे। तो आप बोला सर एफएस ग्राफ की प्रॉब्लम टू टाइप्स की आती है। ये तो आती है अगर एक्सेस के ऊपर ही हो तो सिर्फ एरिया निकालना है, एक्सेस के नीचे भी हो तो उन एरिया को डिफरेंस करना है। अगर फाइनल वेलोसिटी है तो वर्क को काइनेटिक एनर्जी पुट करना, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ बच्चों, सेकंड ग्राफ इसमें वीटी ग्राफ आते हैं। अगर कई बार ग्राफ बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए तो ये ग्राफ इजीली हो सकते हैं अगर आप इनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पकड़ लो, क्योंकि टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी और टाइम टी पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी। तो फिर आप लगा सकते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसे कहते हैं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। इससे बच्चों वर्क के आपके आंसर आ जाएंगे। तो जब भी कभी वर्क का प्रॉब्लम आए तो आपको जनरली बच्चों एफएस ग्राफ मिलेगा या वीटी ग्राफ मिलेगा। तो आओ बच्चों हम इसकी एफएस ग्राफ की फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल सा पूछा है फाइंड वर्क डन ऑफ दिस एफएस ग्राफ। बच्चों ये F4X में ग्राफ था, इसमें वर्क डन पूछा था, पर बच्चों नोट करना ये ग्राफ 3 से स्टार्ट हुआ है, मतलब 3 मीटर से। इसके पहले कुछ नहीं था, यहाँ फोर्स नहीं था, यहां से ये फोर्स स्टार्ट हुआ, ग्राफ ऐसे गया। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, एरिया अंडर द ग्राफ करना है। अब देखो बच्चों, आपके पास एक रेक्टेंगल हो गया 1 नंबर और 2 नंबर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दोनों का आप एरिया का सम कर दो, आंसर आ गया। कैसे, वर्क डन इक्वल टू बच्चे देखो ये बेस कितना है 7 - 3 और हाइट कितनी है 2, रेक्टेंगल हो गया 2, तो पहला एरिया तो ये आ गया। सेकंड बच्चों हाफ, बेस कितना है 12 - 7, बेस इंटू हाइट होता है ना, और हाइट कितनी है 2, तो बच्चों यहाँ 2 से 2 चला गया और ये 4 2 8 और ये 5, तो 13 जूल इसका आंसर हो गया। तो बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है सिंपल सा, तो एरिया अंडर द एफएस ग्राफ करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बच्चों ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। हाँ, इसमें अगर वो पूछता है फाइनल वेलोसिटी, तो हम बच्चों इसी वर्क को यहां लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ वी इनिशियल स्क्वायर। आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी, अभी सिर्फ हम एरिया निकाल के वर्क डन निकालना सीख रहे हैं बच्चों। क्लियर, कॉपी इट। और मेरे प्यारे बच्चों एफएस ग्राफ का एक प्रॉब्लम और करते हैं। देखो बच्चों, स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं। क्या हुआ बच्चों, इसमें एक एफएस ग्राफ दिया हुआ था, पर इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने फाइनल वेलोसिटी पूछा था और बोला था इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बच्चों आपको क्या करना था, इसका एरिया निकाल के फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल करना था। कहना ठीक है सर हम कर देंगे, आप स्टेटमेंट तो बताओ। तो बच्चों आओ पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स व्हिच वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। ये दिख रहा है फिगर। If it starts its journey from rest at x equal to 0, its velocity at x equal to 12 meter is।
देख बच्चे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो तू पहले लिख के ही बैठ जाए इनिशियल 0, ये लड़ाई तो खत्म कर दे बच्चे। अब इसका एरिया अंडर द ग्राफ, चाहे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, चाहे दो राइट एंगल ट्राइंगल एक रेक्टेंगल का, तो देखो हाफ बेस 4, ये बेस 4 और हाइट 10, ये रेक्टेंगल हो गया 8 - 4, इतनी सी लेंथ चाहिए होती है यहां से तक की, और हाइट 10 ही रहेगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हाफ बेस 12 - 8 और हाइट 10। तो बच्चों जब इसका एरिया निकालोगे तो 20 तो ये आ जाएगा, 2 से ही गया 20, और ये भी 2 से गया 20, तो 20 + 40 + 20 तो 80 जूल इसका हो गया बच्चों ये वर्क डन। पर उसने वर्क डन नहीं पूछा, इसमें पूछा फाइनल वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चे वर्क डन को चेंज इन कंटीन्यूटी पुट कर दो, जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी आपको वाली, वो ट्रिक इसमें भी लगा देना बच्चों आप ये वाली, क्लियर। तो हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 80 जूल। m उसने 0.1 दिया है, मैं क्या करूं, दिया है पेपर में दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, वो पुट कर दिया। इनिशियल इसलिए कि बच्चों वहां लिखा है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, वो पुट कर दी, तो बच्चों v फाइनल आपके पास आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो एफएस ग्राफ का एरिया से वर्क डन तक ही क्वेश्चन आता है, या उसके बाद पूछता है फाइनल वेलोसिटी, तो आप उसको चेंज कांटे की जगह इक्वल कर देना प्यारे बच्चों, कॉपी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एफएस ग्राफ का एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं। बच्चों इस प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड वर्क डन, पर बच्चों इस एफएस ग्राफ में क्या है, कुछ पार्ट इसका एक्स एक्सिस के अपर साइड में, कुछ लोअर साइड में है। ऐसे केस में मैंने एक फंडा दिया था आपको बच्चों, वर्क डन जो होता है बच्चों, वो एरिया तो निकालना है, पर अपर एरिया माइनस लोअर एरिया कर देना, उससे जो भी आंसर बनेगा वो इसका आंसर होगा। तो आओ बच्चों हम इसे समझते हैं। इसमें बच्चों देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है। तो पहले मैंने इसका एरिया निकाला हाफ बेस 1 और हाइट 10, फिर ये 2 - 1 बेस हो गया और हाइट 10 ये लिखा हुआ। उसके बाद बच्चों इसका निकाला 3 - 2, इतना सा चाहिए होता है बच्चों इसमें, इस ट्रायंगल के लिए देखो आप, तो 3 - 2 करो और हाइट 10 ही रहेगी, इसलिए 3 - 2 10 लिखा है। और इसमें देखो 4 - 3 करना और नीचे का -10 है, तो बच्चों -10 नीचे के पहले ही माइनस लगा दो, क्योंकि एरिया को डिफरेंस करना, दो बार माइनस मत लगाना, -10 और यहां माइनस मत लगाना, एक बार ही माइनस करना है, बस ये एरिया कम करना है इस वाले से। और इसका भी एरिया ये 5 - 4 और ये 10, जब ये किया तो बच्चों 5 जूल आंसर आ गया। तो अगर एफएस ग्राफ में सिर्फ अपर वाला पार्ट आएगा तो सिर्फ एरिया आंसर होगा, अगर अपर लोअर आएंगे तो इनका डिफरेंस बच्चों वर्क डन का आंसर होगा। क्या क्लियर हुई मेरी बात बच्चों, कॉपी। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एफएस ग्राफ का एक और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। स्टेटमेंट सिर्फ इतना सा कहता है, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x = -2 to 0 एंड x = 0 to 2। अच्छा, इस क्वेश्चन के बच्चों 2 पार्ट पूछे हैं। कहना सर आप तो बड़े स्मार्ट हो बच्चों, मैं बचपन से स्मार्ट हूं। सुनो, ये एफएस ग्राफ है, तो -2 से 0 ये होता है और 0 से 2 ये होता है, तो 2 बार वर्क डन निकलेगा। पर बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा इसमें। देखो -2 से 0 जाओगे तो आप जा तो राइट साइड में रहे हो, तो आपका x पॉजिटिव है, बट इसमें फोर्स नेगेटिव है। देखो इस लाइन के लिए F -10 आ रहा है, फोर्स नेगेटिव है, तो F पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव है, तो वर्क डन बच्चों इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव आना चाहिए। रीजन क्या है कि आपके पास एक बॉडी है बच्चों जैसे, तो इस बॉडी पे वो कह रहा है F ऐसे लगा हुआ है पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो बच्चों थीटा 180 नहीं हो गया। और जब थीटा 180 होता है बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Fx cos थीटा, तो Fx cos 180 तो -Fx, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। तो बच्चों यहीं से समझ जाया करो, कहना अच्छा इसमें x पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, नेट आंसर नेगेटिव बनाएंगे। तो बच्चों इसका एरिया निकाल दो, सिर्फ इस ग्राफ के नीचे का एरिया ये वाला, तो बेस तो 2 है और हाइट 10 है, तो माइनस माइनस छोड़ दो, बस डायरेक्ट -1 लगा दो, या -½ बेस तो 2 और हाइट 10, तो बच्चों इससे -10 जूल आंसर आ गया। 0 से 2 अगर आप जाते हो तो जा तो राइट में रहे हो, तो x पॉजिटिव है पर फोर्स भी इसका पॉजिटिव है, तो वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट कर देना, ½ 2 × 10 तो +10 जूल। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, -2 से 0 और 0 से 2। कहना सर समझ आ गया, पर ये पॉइंट बहुत अच्छा था कि इधर x पॉजिटिव है पर f नेगेटिव है, उधर x और f दोनों ही पॉजिटिव है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों कभी गलती नहीं करना। मैंने एफएस ग्राफ की आपको 2-3 प्रॉब्लम करा दी है कि कैसे करते हैं। अगर सिर्फ एक ही साइड में एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर अपर नीचे का आएगा तो बच्चों अलग अलग भी पूछ सकता है, दोनों का सम करके भी पूछ सकता है आपको। क्लियर बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चे, जो प्रॉब्लम अब हम कर रहे हैं वो वीटी ग्राफ को लेकर है। आप पूछोगे सर वीटी ग्राफ को लेकर प्रॉब्लम क्या है, तो बच्चों आओ पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन। वो स्टेटमेंट में ये कहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज। बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ये वीटी ग्राफ है, इसमें बच्चों एरिया मत निकाल देना,
एफएस ग्राफ आएगा तो एरिया कैलकुलेट करते हैं, वीटी ग्राफ आएगा तो बच्चों मैंने फंडा दिया था वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं। याद आ गया फंडा मेरे वाला, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो बच्चों जब टाइम जीरो है तो अपनी सुंदर सी आईज को, आपकी सुंदर सी आंखों को यहां लेके आओ, तो इसको बोलते हैं टाइम जीरो। तो टाइम जीरो पे कितनी वेलोसिटी है बच्चों? 20। तो टाइम जीरो पे 20 वेलोसिटी है। जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कम होते होते कितनी होगी बच्चों? जीरो बन गई। तो टाइम 10 पे जीरो बन गई, तो वर्क डन जो होगा वो होगा हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम की जगह कितना लिखोगे? 2। वी फाइनल कितना है बच्चों? वी फाइनल 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो बच्चों माइनस 400 जूल आ गया। एक बात और बताऊं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर कम हो रही है इसका मतलब हम उल्टा रिवर्स में फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें रिटार्डेशन है, इसलिए बच्चों वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे। मेरी बात समझ यार, कोई चीज बहुत तेज जा रही है, तुम पीछे खींचो तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी ना, तो हम पुल तो पीछे कर रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो थीटा 180 बन जाता है। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव है, कभी गलती नहीं करना है ऐसे करके। आप अगर ये ग्राफ ऐसे बनाते तो पॉजिटिव आता, पर अगर वेलोसिटी कम हो रही तो बच्चों नेगेटिव आंसर आएगा। इसे नेगेटिव कहना सर, एफएस ग्राफ में तो हम एरिया निकालेंगे, वीटी ग्राफ में हम दो वेलोसिटी पकड़ लेंगे, एक जीरो पे एक फाइनल वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से उसका आंसर निकालेंगे। ऐसी बेवकूफी भी मत करना कि कहीं इसका ये निकाल के आ जाओ आप। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। आओ प्यारे बच्चों, फुली बेस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन, ये टेंशन जो स्ट्रिंग में आई है, ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में दोनों ब्लॉक पे टेंशन कितना वर्क डन करेगी, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का वर्क डन निकालना है, ये क्वेश्चन पूछा है। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये है पुली, पुली पे दो मास है 1 kg 2 kg, तो ऑब्वियस इनमें मोशन होगा, क्योंकि 2 kg ज्यादा है 1 kg कम है, तो ये पुली ऐसे चलेगा, उससे स्ट्रिंग में टेंशन भी आएगा। तो बच्चों ये टेंशन कितना वर्क डन करेगा? पहले तो एक बात बच्चों याद रखना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा, पर इन केस ऑफ स्ट्रिंग Fs cos थीटा की जगह बच्चों Ts cos थीटा बोल दिया करो। कहना ये क्या कर रहे हो आप? कहना बच्चों जो स्ट्रिंग में फोर्स होता है उसको टेंशन कहते हैं ना, तो Ts cos थीटा। कहना अच्छा, मतलब जब स्ट्रिंग्स वगैरह होती है तो Fs cos थीटा की जगह बच्चे Ts cos थीटा कह सकते हैं, और हमें टेंशन अगर निकालनी आती तो बच्चों वर्क डन आ जाएगा। कहना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। बच्चों मैं बचपन से स्मार्ट हूं, ध्यान देना मेरी बात पे आप। तो हम पहले इसकी एक अप्रोच लिख लेते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले बच्चों में ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास, मतलब हम इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो मैंने अप्रोच में लिखा है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे यूबीएल अपॉन टोटल मास कॉमा टेंशन। टेंशन निकालते हैं बच्चों फोर्स इक्वेशन से, mg माइनस टी इक्वल टू एम में से, अभी बता रहा हूं कैसे, वो निकाल लेंगे। सेकंड बच्चों हम इसमें करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे, s इक्वल टू हाफ ET स्क्वायर। थर्ड में बच्चों वर्क डन लगाएंगे Ts cos थीटा, और फिर उसके बाद हाँ करेंगे और भाग जाएंगे। तो आओ बच्चों हम इसे समझ के देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बच्चों इसमें एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? यूबीएल अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस लोड ये ज्यादा है और ये कम है, तो 2g से 1g गया अपॉन टोटल मास 2 + 1, तो बच्चों 10/3 आ गई। कैसे आई? अनबैलेंस लोड का मतलब ज्यादा से कम वाले लोड को माइनस कर दो, तो 2g से 1g माइनस हुआ, तो बच्चों g बचा, और g को 10 कहते हैं, और 2 + 1 टोटल मास। ये लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको सिखाया था बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड निकाल लो बच्चों, एक ब्लॉक नीचे जाएगा एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, बट जाएंगे तो इक्वल ना। अगर ये 2 मीटर नीचे गया तो 2 मीटर ही ऊपर जाएगा, तो s इक्वल टू हाफ ET स्क्वायर। ए तो ये दे रखा और t 1 सेकंड क्वेश्चन में दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कहना हाँ जी सर, वो लगाया तो ये डिस्टेंस भी आ गया, तो मेरे पास s भी आ गया, a भी आ गया। अब बच्चों ये टेंशन पकड़ लो, टेंशन होती है mg माइनस टी, ये नीचे आ रहा है ना, तो 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, मतलब mg माइनस टी इक्वल टू ma। g तो 10 होता है तो 20 बन गया, ए हम ये निकाल चुके थे बच्चों यहां ऊपर, वो यहां डाल दिया, तो उससे t अपने पास 40/3 आ गया। अब देखो बच्चों टेंशन आपको मिल गया, डिस्टेंस आपको मिल गया, ये रहा डिस्टेंस देखो। तो बच्चों क्या करना है, 1 kg ऊपर जा रहा है, तो बच्चों 1 kg में t और डिस्प्लेसमेंट a की तरफ है, ये नीचे जा रहा है, तो इसमें इस वाले ब्लॉक के लिए बच्चों t और s अपोजिट है, तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा 1 kg में। Ts cos 0, क्योंकि t और s एक ही डायरेक्शन में बच्चों, तो 40/3 इंटू 5/3, तो प्लस 200/9। पर बच्चों इसके लिए t और s अपोजिट है, बात समझो, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और टेंशन ऊपर है, तो इसलिए cos 180 लगाना है, तो माइनस 200/9। टोटल मिला के वर्क डन 0, क्योंकि सारा इंटरनल फोर्स है ये। क्यों ना? अच्छा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि 1 kg ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो थीटा 0 है बच्चों, थीटा 0। इसमें बच्चों ये नीचे गया पर टेंशन तो ऊपर है ना, तो थीटा 180 का केस है बच्चों ये, इसलिए यहां cos 180 लगाया, तो एक प्लस 200/9 तो दूसरा माइनस 200/9, नेट तो 0, क्योंकि टेंशन इसका पूरे सिस्टम का एक इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स का नेट वर्क डन नहीं आएगा यहां। अब बच्चों बोलो क्लियर हुआ? अप्रोच क्या कहती है? सबसे पहले ए कैलकुलेट किया, ए के बाद एस कैलकुलेट किया, एस के बाद टेंशन कैलकुलेट की, और टीएस कोस थीटा लगा दिया एफएस कोस थीटा की जगह, और फिर हा करा
और घर चले गए। तो बच्चों ये था पुली का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, कॉपी इट। आओ मेरे प्यारे बच्चों पुली बेस्ड का एक प्रॉब्लम और करते हैं बच्चों। स्टेटमेंट से पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। वो कह रहा है M1 M2 दो मास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है विद पुली, ये पुली बीच में। वो कह रहा है M2 4 मीटर डिसेंड हुआ तो इन दोनों की स्पीड कितनी होगी। ऑब्वियसली ये भी नीचे गिरेगा तो ये आगे जाएगा, पर बच्चों यहाँ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो इसने पूछा बच्चों इन दोनों ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। तो आओ फटाफट हम इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। देखो M1 M2 मास दिए हुए हैं। वो कह रहा है एज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स व्हेन M2 हैज डिसेंडेड बाय 4 मीटर। M2 4 मीटर नीचे गिरा तो कितना उन दोनों ब्लॉक का स्पीड होगा। देख प्यारे बच्चे M1 M2 दिया है, जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही आगे जाएगा। क्लियर। अब बच्चों जब भी ये डिसेंड होगा नीचे गिरेगा तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करेगा। और बच्चों एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो दो जगह काम करेगी। वो एक तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेगा, जैसे मान लो ये 20 जूल का वेस्ट हुआ, 20 जूल का लॉस हुआ, तो बच्चों मान लो 5 जूल फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में गई तो 15 जूल का जो होगा वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो मैंने बोला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दो जगह काम आएगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक्स में, दोनों के ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। तो बच्चों लॉस कितना हुआ, तो जब आप ऊपर नीचे जाते हो तो mgh तो लिखते हो, तो M2gh क्योंकि M2 मास है और M2 5 kg दिया हुआ है। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कितना हुआ, W फ्रिक्शन और काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक लिख दिया, वो हुआ F इंटू H, है ना। फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स F है तो वर्क डन F इंटू X, X की जगह H को लिखा, जितना ही नीचे गया उतना वो आगे गया, इसलिए F इंटू H प्लस हाफ दोनों ब्लॉक की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी लिख दी। तो इसका मतलब लॉस ने दो काम किए, इसके अगेंस्ट वर्क डन और दोनों की काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों फ्रिक्शन को आप यहां लिख दोगे म्यू M1G, M1 हमें पता है, म्यू पता है, G पता है, वो लिख के H हमें 4 मीटर पता है, M1 M2 पता है, H G M2 सब पता है, तो उससे बच्चों आपका V आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों इससे वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सिर्फ इसमें इतना सा बोलना है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस दो जगह जाएगा, एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में, एक दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर बच्चों, कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।